हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग डेटा ट्यूशन। तो दोस्तों, आज हम लोग अवकाश वाली सभ्यता का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस कविता को समझना शुरू करते हैं। तो जैसा कि कविता का नाम है अवकाश वाली सभ्यता, अवकाश का मतलब क्या होता है? खाली समय, या फिर बोलते हैं अवकाश का मतलब छुट्टी भी। तो खाली समय में लोग क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो ये जो आराम करने वाला जो सिस्टम है, ये कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है ये विश्व में, कि इसे हमने अवकाश वाली सभ्यता नाम दे दी है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाना चाहा है कि किस तरह से हमारे जीवन में, पूरे विश्व में अवकाश बढ़ता जा रहा है, क्या क्या इसके पीछे के प्रमुख कारण हैं, इससे क्या हानि पहुंचती है लोगों को, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसा कि हम लोग कह सकते हैं, और किन लोगों को अवकाश मिलना ज़रूरी है, उनके अवकाश पाने से अच्छा है, और किन के पाने से ये चीज़ बुरा हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं इस कविता में और समझने वाले हैं। तो कवि का नाम रामधारी सिंह है। दिनकर इन्हें उपनाम बाद में दिया गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्रता से पहले जो इतने सारे युद्ध हो रहे थे, हिंसा फैल गई थी, कुरीतियाँ हो रही थी, तो इसके खिलाफ रामधारी सिंह जी ने विद्रोही के रूप में आकर कविताएं लिखी, गद्य का निर्माण किया, पद का निर्माण किया, जिसकी वजह से इन्हें राष्ट्र कवि का टाइटल दे दिया गया। तो इनका जन्म बिहार राज्य के मुंगेर ज़िले में हुआ था। ये एक कृषक परिवार से बिलोंग करते थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव में हुई, लेकिन फिर इन्होंने बीए ऑनर्स पटना में जाकर किया। इन्हें भी अपने पढ़ाई के जीवन काल में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने फिर जब बीए कर लिया तो उसके बाद इन्होंने कई जगहों पर काम भी किया। जैसे हिंदी के विभाग में इन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया। जो बिहार सरकार है उनके अधीन आकर इन्होंने रजिस्ट्रार के भी रूप में काम किया, और भी बहुत सारे काम किए हैं। जैसे बिहार सरकार के प्रचार विभाग का भी उपनिदेशक बने कि किस तरह से हमें देश के लिए काम करना चाहिए। इन्होंने फिर भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद को भी संभाला है, जिसे हम वाइस चांसलर पोस्ट के नाम से जानते हैं। इन्होंने फिर राज्यसभा के सदस्य के भी रूप में काम किया है। ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, और भारत सरकार के स्वराष्ट्र मंत्रालय, मतलब स्वतंत्रता आज़ादी पाने के बाद की जो अपनी मंत्रालय थी भारत सरकार की, वहाँ पर इन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में काम किया है और अपनी सेवाएं दी है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, प्रणभंग, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, उर्वशी। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। इन्हें राष्ट्र कवि का नाम दिया गया है इसलिए क्योंकि ये ज़्यादातर कविताएं ही लिखा करते थे। दिनकर जी प्रगतिवादी कवि है। इनकी कविताओं में हमें बल और पौरुष देखने को मिलता है। इस काल में कवि ने राष्ट्रीयता की भावना को अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया, और इन्होंने सामाजिक समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए, इन्हें गौर से देखते हुए, इसे समझकर जितने भी दिनहीन मजदूर, किसान, शोषित वर्ग, पीड़ित जन समुदाय थे, इनके दुख को अपनी कविताओं में दिखाया, दर्शाया। और जो लोग इन पर अत्याचार कर रहे थे, जैसे महाजन, शोषण वर्ग, सामाजिक वैषम्य, इन लोगों के खिलाफ इन्होंने तीखी तीखी शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे लोगों में ये भावनाएं पहुंच सकी कि हमें आज़ादी चाहिए। क्योंकि ये मध्यकाल का समय चल रहा है, जब भारत तो क्या, पूरे विश्व अंधकार में डूबा हुआ था, विश्व युद्ध चल रहे थे, सबके ऊपर पीड़ा आई हुई थी। तब इन्होंने ये सब कविताओं का प्रचलन किया, इनका प्रसार और प्रचार किया कि लोगों में थोड़ी शक्ति आई, और भारत की आज़ादी में इन्होंने भी अपना हाथ बटाया। तो दिनकर जी को अनेक सम्मान मिले हैं, जिसमें संस्कृत के 4 अध्याय कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी काव्य के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे भागलपुर विश्वविद्यालय से डीएलएड की उपाधि प्राप्त किए, और फिर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो इन्हें जो जो भी पुरस्कार जिस जिस रचनाओं से मिले हैं, वो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में ये अक्सर एमसीक्यूज़ या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जाते हैं। दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल
1474 ईस्वी में हो गई। आई होप कि आपको कवि परिचय समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम लोग कविता को देखते हैं और उसे समझते हैं। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ, जिनकी रोशनी भविष्य तक जाती है। तो कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियों का इस्तेमाल किया है अपनी कविता को शुरू करने के लिए। तो चलिए इसके पीछे का मैं कारण बता दूँ कि कवि ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, मध्यकाल भारत का समय चल रहा था। लोग तब प्रगतिवाद कविताओं को लिखना शुरू किए। तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहे थे, पूरे विश्व में अंधकार फैला हुआ था। लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश निकला जहाँ पर बहुत सारे महान गुरुओं का जन्म हुआ। ऐसे बहुत सारे स्थल बने जहाँ पर महान पुरुषों ने ज्ञान दिया, ज्ञान प्रसार हुआ, और इस वजह से भारत जो था मध्यकाल का स्वर्ण युग भी कहलाता है। तो भारत जो था वो भी, वहाँ पे भी विश्व युद्ध के कारण भारत में भी इफ़ेक्ट पड़ रहे थे, वो भी पीड़ा में था। लेकिन यहाँ के ज्ञान के प्रचार की वजह से इसे मध्यकाल भारत को स्वर्ण युग का भी नाम दिया गया। तो इसलिए ये बोलते हैं कि जब ये रात के अंधेरे में देख रहे थे, मतलब हर जगह अंधकार छाया हुआ था, तब इन्हें एक रोशनी नज़र आती है। कहाँ से? तो ये भारत की जो रोशनी है वो इन्हें नज़र आती है कि अब भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाएं, मगर भारत भारत रहेगा। यहाँ पर अनागत का मतलब क्या हुआ? आगमन की सूचना जहाँ पर ना मिले, मतलब कि कोई आ रहा है ये पता ना चले। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? सडनली इनके मन में एक ख्याल आता है कि चाहे लाख बदल जाए, पूरा विश्व बदल जाए, लेकिन जो हमारा भारत है वह नहीं बदलेगा। हमारा भारत नहीं बदलेगा। इससे क्या ये बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब यही हुआ कि जो भारत की संस्कृति है, यहाँ की जो मानवता है, यहाँ की जो सीख है, यह कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि यहाँ पर हमें महान गुरुओं का ज्ञान मिला है। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। अब यहाँ पर ज्योति का मतलब क्या कहा जा रहा है कि विश्व में जो मनुष्यता है, पूरे विश्व का जो ज्ञान है, वो जो ख़त्म होते जा रहा है। क्यों ख़त्म होते जा रहा है? क्योंकि आदमी खाली समय में बैठा हुआ है। तो खाली समय क्या होता है? शैतान का घर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो जब खाली समय में लोग रहता है तो कुछ ना कुछ गलत करने के ही ख्यालात लोगों में आते हैं। तो जब लोग गलत करेंगे, ज्ञान उनके अंदर का ख़त्म हो जाएगा, मनुष्यता ख़त्म हो जाएगी, तब भारत ही एकमात्र ऐसा देश बनेगा जहाँ पर लोग आएंगे फिर से मानवता और ज्ञान की सीख लेने के लिए। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। अब पूरे धरती में क्या हो रहा है? यंत्र वगैरह का बहुत ज़्यादा जन्म हो रहा है। लोग हथियारों को जन्म दे रहे हैं, तरह तरह के बम बारूदों को जन्म दे रहे हैं। तो और इससे क्या कर रहे हैं? लोग एक दूसरे का विनाश ही तो कर रहे हैं। तो जब लोगों का विनाश होगा, लोग थक जाएंगे, तब फिर से लोग क्या चाहेंगे? पूरी धरती क्या चाहेगी? हमारी ही रोशनी में चलेगी। हमारे भारत की जो ज्ञान है, यहाँ की जो मानवता है, इसके पीछे पीछे ही फिर धरती के सभी लोग आएंगे। साबरमती, पौंडीचेरी, तिरुवन्नमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। तो देखिए, यहाँ पर इन्हीं 4 जगहों का क्यों नाम है? क्योंकि यहाँ पर 4 महापुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने हमें मानवता की ज्ञान दी है। साबरमती में गांधी जी के आश्रम है, पौंडीचेरी में ऋषि अरविंद का आश्रम है, तिरुवन्नमलई में श्री शेषाद्री स्वामी गल जी का आश्रम है, और दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम है। तो इन सभी जगहों पर महान पुरुषों ने हमें सीख दिया है, हमें ज्ञान दी है कि कैसे हम अपने जीवन को प्रकाशमयी बना सकते हैं। तो इसलिए इन 4 जगहों को बताया जा रहा है कि जब पूरी धरती अंधकार में डूबी रहेगी, तो ये 4 ऐसे प्रकाशमय स्थल रहेंगे जहाँ पर लोग आकर सीख लेंगे और फिर धरती जो है फिर से सुनहरी बन जाएगी। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से जाएगी। अब दुनिया किस चीज़ से झुलसेगी? अपनी ही करनी से झुलसेगी। पहले यंत्र का उन्होंने इस्तेमाल इसलिए किया कि उन्हें सुख सुविधा मिल सके, लेकिन अब ये यंत्र ये विनाशमय बन चुके हैं। ये अपने ही लोगों का विनाश कर रहे हैं, खुद पर ही भारी पड़ गए हैं। हमारा जो राज्य सत्ता का लोभ है, ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, हमारे ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। तो जब पूरी धरती इन सब चीज़ों से झुलसेगी, तब शांति की जो धारा है वह यहीं से
बहेगी। भारत के ही ज्ञान, भारत के ही जो मानवता की सीख है, लोग सीख कर जाएंगे और अपने अपने देशों में शांति लाएंगे। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियाँ थकने वाली है। अब रेगिस्तान से क्या होता है, इससे कहने का मतलब एक सीधा सा बात है, रेगिस्तान में हम चाहे कितना ही क्यों ना खोज ले, हमें पानी की तलाश नहीं होती है। वैसे ही हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो संतानें हैं, वह हमेशा आगे बढ़ने की होड़ में लगी रहेंगी। कंपटीशन बहुत बढ़ता चला जाएगा, तो लोग क्या चाहेंगे कि हमें सुख सुविधा मिले, तो इस वजह से लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को कभी भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है ऐसे भीड़ में आगे बढ़ने से, बल्कि हमारा ही इसमें विनाश है, नाश होगा। थकने वाली है, कौन थकने वाली है? तो ये पूरी धरती जो आगे बढ़ने की होड़ में तो है, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, ये अपनी संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को भी भूलते जा रहे हैं। वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। तो देखिए, पीपल का जो पेड़ है हमारे भारत की पहचान है, इसे हम पूजते हैं, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो लोग जब थक जाएंगे इन सब चीज़ों से, जब अपनी ही सभ्यता को भूल जाएंगे आगे बढ़ने की होड़ में, तब फिर से वह वापस भारत ही आएंगे, फिर से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को वापस याद करने के लिए। तो दोस्तों, आज तो हमने इतने दूर तक पढ़ा, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा है कि कवि ने इतना जो विनाशमय अब धरती बनता जा रहा है, यंत्र जो है हमारे ही ऊपर भारी पड़ते जा रही है। जो मनुष्य ने यंत्रों का निर्माण किया, वह यंत्र उन पे ही भारी पड़ती जा रही है, उनके लिए ही ख़राब होती जा रही है। तो इन सभी से छुटकारा लोगों को कैसे मिलेगा? लोग आगे तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन उनमें साथ साथ विनाश भी आएगा, लोगों में पीड़ाएं भी बढ़ेंगी। तो उन सब से शांति पाने के लिए और अपनी संस्कृति को फिर से वापस लाने के लिए एकमात्र भारत ही ऐसा देश रहेगा जहाँ पर लोगों को फिर से सुख, शांति और ज्ञान का सीख मिलेगा। तो इतनी दूर तक हमने कवि के माध्यम से ये समझा है। तो दोस्तों, आगे की पंक्तियों को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम है, क्वेरीज़ है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमें हमारे सोशल हैंडल पे पर्सनली डीएम करके भी पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि वो लोग भी इस कविता को अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आपको हमारे ऐसे वीडियोज़ लाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी तो हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।